आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोगों का जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने फ़र्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया था और अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वजह है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने नोट्स में जाके देखें तो मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट ईयर जो हमारे इंट्रीज़ जहाँ से शुरू होती हैं उसमें जहाँ पे हमारी आखिरी इंट्रीज़ आती हैं 11वीं 12वीं और 13वीं, उसके मुतालिक मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि ये तीनों इंट्रीज़ हमेशा ऐसी ही लाइन से बनेंगी और कभी कभी वो 11वीं और 12वीं इंट्री को स्किप कर जाता है और डायरेक्ट 13वीं इंट्री दे देता है। तो हमने ये बात तय की थी कि हम कभी भी 11 और 12 के बगैर 13 इंट्री नहीं बनाएंगे, हम पहले 11 और 12 बनाएंगे। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट पेज पे जाके देखिए तो आपको 11 और 12 इंट्री बनाने के लिए हिंट दी हुई है कि अगर आपको 11 इंट्री के बारे में ना बताया हो तो आप WIP का टी अकाउंट बनाएंगे और अगर आपको 12 इंट्री के बारे में ना बताया हो तो आपको फिनिश गुड का टी अकाउंट बनाना है। सही है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर कॉरपोरेशन प्रोड्यूसेस स्पेशल प्रोडक्ट as to customer specification and use the job order cost system. The following data relates to its operation of December 2015. इन्होंने आपको एक डाटा दिया हुआ है, रिकॉर्ड में आपसे कहते हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स इन जनरल जर्नल एंड ऑल्सो क्लोज ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि वो जो आपकी एक एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बनवाई थी और मैंने कहा था कि मैं अगले सवाल में बनवाऊंगा, तो वो एडजस्टिंग और क्लोजिंग भी आज हम सीख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने प्रॉपर एक जनरल जर्नल ड्रॉ करना है। हाउएवर मैं यहाँ पे स्केलेटन फॉर्म में बना रहा हूँ, बट आप जो है वो प्रॉपर जनरल ड्रॉ करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैसर्स अकबर कॉरपोरेशन और हम बना क्या रहे हैं, जनरल जर्नल। तो देखिए क्या लिखा है, परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट रुपीज़ 50,000। कहते हैं आपने मटेरियल परचेज किया है 50,000 रुपये का ऑन अकाउंट। मैंने आपको एक बात ये बताई थी बेटा कि मटेरियल आप चाहे डायरेक्ट परचेज करें या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ करें, मटेरियल परचेज़ करते वक्त किसी किस्म की कोई जो है वो तमीज़ आपने नहीं करनी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों को परचेज़ करने की सिंपल एक एंट्री बनती है और वो क्या बनती है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उधार पर है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, कैश पर है तो कैश क्रेडिट। तो ये आप इसकी पहली एंट्री बना लेंगे। कितने का मटेरियल परचेज किया है, 50,000। अच्छा जी, फिर इसके बाद कहते हैं मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री ₹42,000 ऑफ विच ₹3,000 वॉज यूज इनडायरेक्टली। ऑफ विच का मतलब है कि वो जो आपको अमाउंट कह रहा है वो 42,000 में शामिल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मटेरियल इशू किया है 42,000 का, उसमें 3,000 इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो अगर मैं 42 में से 3,000 माइनस कर दूं तो 39,000 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब डायरेक्ट मटेरियल की मैंने आपको अलग एंट्री बताई है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री को इशू करने की अलग एंट्री बताई है। बट जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो है वो मिक्स करके एक साथ कॉमन एंट्री बना देंगे। अच्छा, अजान हो रही है, मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, अजान का एहतराम भी करते हैं, तो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ।
ओके। अच्छा, इसके बाद वाली एंट्री अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री लेबर यूज डायरेक्ट 60,000 एंड इनडायरेक्ट 6,000। अक्सर बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि सर हम ये कब समझें कि जो बाद वाला अमाउंट है वो पहले वाले अमाउंट में शामिल है, और हम ये कब समझें कि जो बाद वाला अमाउंट है वो अलग है और जो पहले वाला अमाउंट है वो अलग है। तो बेटा ये दोनों चीज़ें समझने के लिए आप ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 3 को गौर से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में उसने कहा है कि फैक्ट्री लेबर यूज डायरेक्ट ₹6,000 एंड इनडायरेक्ट 6,000। तो डायरेक्ट अलग बोला, एंड इनडायरेक्ट अलग बोला, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट अलग है, इनडायरेक्ट अलग है। 60,000 में 6,000 शामिल नहीं है, 60 अलग है और 6,000 अलग है। बट यही अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर वाले में उसने आपको टोटल मटेरियल बताया था और कहा था ऑफ विच, जिसमें से, तो इसका मतलब है कि वो जो अगला वाला अमाउंट है वो पिछले वाले अमाउंट में शामिल है। तो इसलिए इसको आप इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए फैक्ट्री लेबर आपने यूज़ की, यानी डायरेक्ट लेबर 60,000, तो देखिए डायरेक्ट लेबर के लिए मैंने वर्किंग प्रोसेस डेबिट कर दिया। हाउएवर अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपके जो फॉर्मेट है उसके अंदर डायरेक्ट लेबर की अलग एंट्री है, इनडायरेक्ट लेबर की अलग एंट्री है। ये कभी कभी अलग भी आती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों मिक्स करके आती हैं। दोनों एंट्री के अंदर जो कॉमन बात है वो है फैक्ट्री पेरोल, तो इसलिए मैंने दोनों का डेबिट अलग अलग लिख दिया। वर्किंग प्रोसेस फॉर डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री पेरोल फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, नरेशन बहुत सिंपल है। नरेशन मैंने आपको पहले सवाल में भी नहीं लिखवाई थी, सिंपल बता रहा हूँ। टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री, टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर यूज्ड टू द जॉब। सही है। इसके बाद नंबर 3-4 में कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड ऑन अकाउंट। जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड हो जाती है, लग जाती है, उसको हम बोलते हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल है। तो बेसिकली ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल वाली एंट्री है। जाके अपने फॉर्मेट में देखिए जहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल की एंट्री बताई गई है, तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई फैक्ट्री ओवरहेड की, 53,000। यानी इन्होंने सवाल में ये पहले बता दिया कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड लगे कितने, आपने सोचे कितने थे वो अभी तक नहीं बताया। हाउएवर आपने क्या एस्टिमेट किए थे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्या थे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत इसके कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड लगे कितने। तो वो भी इंशाल्लाह आपको आगे बता देगा कि वो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितने थे। बल्कि अगली एंट्री में उसने आपको बता दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की, विच इज वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड या FOH अप्लाइड क्रेडिट का है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो देखिए डायरेक्ट लेबर कितनी थी हमारी, 60,000। 60,000 का 100% भी 60,000 ही आएगा, तो ये लिख दिया आपने 60,000। फिर इसके बाद यस, अब आ गई आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। कहते हैं जॉब्स वर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 90%। बस जहां आप ये देखें कि उसने कंप्लीट जॉब की बात कर दी, जॉब फिनिश की बात कर दी, बस अब आप समझ जाइएगा कि अब सवाल इख्तिताम की तरफ है। और अब हम अपनी 11, 12, 13 यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं वाली एंट्री पर आ गए। और अब ये लाजिम है कि ये तीनों एंट्री इसी सीक्वेंस से बनेंगी। सही है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि आपकी जो जॉब्स हैं वो 90% कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब है फिनिश हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो आपको कह रहा है कि अब आप 11 वाली एंट्री बनाओ, यानी फिनिश वाली। मैं एंट्री तो बना दूं, बट ये 90% मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कितना है 90%। तो मेरी नज़र में उसने आपको 11 एंट्री बताई नहीं। एंट्री तो पता है कि एंट्री क्या बनती है, बट अमाउंट तो नहीं पता। तो अगर वो आपको 11 का या 12 का अमाउंट ना बताए तो आपने इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाना है। वो जो मैंने नोट लिखवाया था वहाँ पे जाके आपने ये देखना है कि अगर मुझे फिनिश गुड्स यानी कंप्लीटेड गुड्स का अमाउंट ना पता हो तो हम क्या करेंगे। तो जाके देखिए क्या लिखा हुआ उसमें, इफ़ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स नॉट गिवन प्रिपेयर WIPT अकाउंट। यानी अगर आपको कंप्लीटेड जॉब्स या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये बेसिकली कंप्लीटेड जॉब वही है जो फर्स्ट चैप्टर में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, वहाँ पे हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, यहाँ पे हम इसको फिनिश जॉब कहते हैं या फिर कंप्लीटेड जॉब्स कहते हैं। तो बहरहाल आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें अपनी फिनिश गुड्स की कॉस्ट नहीं मालूम।
अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अब हम बनाएंगे इसके लिए कौन सा टी अकाउंट, ये लीजिए। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट। 11वीं एंट्री बनाने के लिए चूँकि मेरे पास अमाउंट नहीं है, और अगर अमाउंट नहीं है तो उसकी वजह उसका तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है कि आपने परेशान नहीं होना, बल्कि वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाना है। किसी भी टी अकाउंट के बनाने का जो पहला असूल है वो ये कि आपने उससे रिलेटेड उसका बिगिनिंग बैलेंस लिखना है। ये टी अकाउंट आपने अभी तक नहीं पढ़े थे, आज फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में। हमारे पास 3 इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल और फिनिश गुड। जब भी हमें इनका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकी बिगिनिंग इन्वेंट्री डेबिट में लिखेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट में लिखेंगे। बहुत सिंपल बात है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो मेरी इसी बात को रिवाइंड करके 10 मरतबा सुनिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस का फिनिश्ड, वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग इन्वेंट्री तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस नील। अगर होगा सवाल में तो लिख दूंगा, आगे सवाल आएंगे जिनमें होगा। फिर इसके बाद देखिए तो मुझे यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट नज़र आ रहा है, तो ये लिखा आपने 39,000, और ये किसकी वजह से था, मटेरियल की वजह से। फिर इसके बाद मुझे वर्क इन प्रोसेस फिर डेबिट नज़र आ रहा है, कितना, 60,000, और ये किसकी वजह से था, पेरोल की वजह से था। जबकि मुझे वर्क इन प्रोसेस एक मरतबा फिर डेबिट नज़र आ रहा है, कितना अमाउंट, 60,000, और ये किसकी वजह से था, FOH की वजह से था। यहाँ तक कोई बात मुश्किल? अगर हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री होती तो मैं वो भी ले लेता, नहीं गिवन तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद वो कहता है कि अच्छा अब हम कर लेंगे इसका टोटल, तो ये कितना बनेगा, 60 और 60 एक 20, और 1,59,000, यानी टोटल आपने इतना काम अंजाम दिया। वो कहता है इस इतने में से 90% कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है कि 10% कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जो 10% है आप उसको कह सकते हैं कि वो हमारी वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है, और जो 90% कंप्लीट हो गया वो वही फिनिश गुड का अमाउंट है जो उसको हमें बताना चाहिए था, उसने हमें नहीं बताया। तो अगर वो हमें डायरेक्ट ही बता देता तो मैं डायरेक्ट एंट्री बना के यही अमाउंट लिख देता, उसने हमें चूँकि नहीं बताया तो मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ा। तो जब देखते हैं हम कि ये जो टोटल अमाउंट है 1,59,000, इसका 90% कितना बनेगा, 1,43,100। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1,43,100 जो है ये क्या है, फिनिश गुड, यानी इतना माल फिनिश हो गया, 1,43,100। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो बचा वो हमारा वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस है, यानी 15,900। यानी अगर वो आपको फिनिश गुड का अमाउंट बताता, फिनिश गुड की एंट्री वाला अमाउंट बताता, तो वो 1,43,100 बताता, जो उसने नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर वो ये नहीं भी बता रहा तो आप उसको इस तरीके से टी अकाउंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो अब आज हम अपनी बनाते हैं नेक्स्ट एंट्री, जो कि हमारे फॉर्मेट में 11वीं एंट्री है, लेकिन यहाँ पे 6 एंट्री है। क्या एंट्री बन जाएगी, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, कितना, 1,43,100। सही है जी। अच्छा अब ये बात तय है कि अगर मैंने 11वीं बना ली तो मुझे 12 बनानी है, मैं 12 के बगैर 13 पे नहीं जा सकता। यानी 11वीं एंट्री मुझे ये बता रही है कि मैंने 1,43,100 तक का काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने बेच भी सारा दिया हो सकता है कि इसमें से कुछ ना बेचा हो। तो इसके लिए अब अगर मैं आगे चलूँ तो वो आगे कहता है गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट 2,15,000। तो बेटा वो जो गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट है वो तो 13वीं एंट्री बता रहा है, मुझे इसने 12वीं एंट्री नहीं बताई। चलिए हम इसको फिलहाल छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो कहता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री December 31 10,500, और अभी भी मुझे वो सिर्फ फिनिश गुड की इन्वेंट्री बता रहा है कि एट दी एंड फिनिश गुड इतनी है। तो बेटा इन्वेंट्री की तो वैसी एंट्री नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 11वीं के बारे में नहीं बताया तो हमने टी अकाउंट से निकाल लिया, 13वीं के बारे में बता दिया तो 13वीं एंट्री 12वीं के बगैर नहीं बनेगी। 12वीं एंट्री के लिए उसने आपको कोई हिंट नहीं दी सिवाय इसके कि उसने फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री बताई है। तो जाके देखिए पिछले पेज पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ना हो तो हम जो एक और टी अकाउंट बनाते हैं उसका क्या नाम है, फिनिश गुड। तो अब मैं इसके नीचे एक और टी अकाउंट बना रहा हूँ,
और उसका हमने क्या नाम रखा, फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, अगेन फिनिश गुड का टी अकाउंट बनाने का असूल भी यही है कि अगर मुझे फिनिश गुड की बिगिनिंग इन्वेंट्री मालूम है तो पहले मैं बिगिनिंग लिखूंगा, बट क्वेश्चन के शुरू में मुझे फिनिश गुड की बिगिनिंग इन्वेंट्री नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वो जो मैं बैलेंस लिखता हूँ ब्रॉट डाउन, उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, नील, हमें नहीं मालूम। फिर इसके बाद फिनिश गुड से रिलेटेड एंट्री बनाएंगे। ये देखिए फिनिश गुड है, इसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ये ना कीजिएगा कि इस टी अकाउंट के बाद जो आंसर आया उसकी एंट्री बनाए बगैर आप इस टी अकाउंट में चले गए, क्योंकि जब आप इसकी एंट्री बना लेंगे ये, तो फिर आपको इस वाले टी अकाउंट में ये वाली एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आप ये टी अकाउंट के ज़रिए से अमाउंट निकालें तो पहले एंट्री बना लीजिएगा, फिर बाद में दूसरे वाले टी अकाउंट पे जाइएगा। तो ये देखिए, ये आपने फिनिश गुड यहाँ पे डेबिट किया हुआ है 1,43,100, इसको हमने नाम दे दिया WIP। इसके अलावा डेबिट में मेरे पास कुछ नहीं है। अब अगर मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस होता तो मैं दोनों को ऐड कर लेता, अभी मेरे पास बिगिनिंग नहीं है इसलिए मैं खाली इसी को लिख दूंगा। अच्छा, अब फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री इन्होंने आपको बता दी 10,500। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरा बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए 10,500। तो अब आपको सिनेरियो क्या बना कि क्या बता रहा है आपको कि टोटल इतनी गुड्स कंप्लीट थी, इतनी जो है वो इतनी कॉस्ट का माल नहीं बिक सका। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये वही आंसर आएगा जो उसको बताना चाहिए था अपने इस सवाल के अंदर कि कितनी कॉस्ट की गुड्स बिकी। तो 1,43,100 में से हम माइनस कर देंगे 10,500, तो ये आंसर आ जाएगा 1,32,600। तो ये आपने जाके लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जगह कम है मेरे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,32,600। अच्छा, अब ये देखिए, अगर वो आपको ये अमाउंट डायरेक्ट ही बता देता तो फिर तो आपको सिंपल एंट्री बनानी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड क्रेडिट। इसने आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताया, हमने टी अकाउंट के जरिए से निकाला। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया 132,600 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप जाके देख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या एंट्री बनती है, वो एंट्री आप यहाँ पे बना देंगे नंबर 7, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। और ये कितने का है, 1,32,600। ये हो गई हमारी 12वीं एंट्री फॉर्मेट की। अब 13वीं एंट्री तो बड़ी सिंपल है, उसके बारे में उसने वैसे ही बताया कि आपको कि आपने जो गुड्स बेची हैं वो कितने में बेची हैं ऑन अकाउंट 2,15,000। तो ये आप इसकी एंट्री बना देंगे नंबर 8, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 2,15,000। तो बेटा आज के सवाल में जो मेनली कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था वो ये था कि बेशक वो आपको ये वाली बस एंट्री ध्यान में रखिए, ये वाली 2 एंट्री ध्यान में रखिए कि ये इसके बगैर हम 13 एंट्री नहीं बना सकते, यानी फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री के बगैर हम सेल वाली एंट्री नहीं बना सकते। अगर हमें फिनिश गुड की एंट्री अमाउंट नहीं पता तो हम WIP का टी अकाउंट बनाएंगे और टोटल करके जो भी हमारा बैलेंस होगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा फिनिश गुड। ऐसी फिनिश गुड का टी अकाउंट बनाएंगे, इसका टोटल करेंगे, इसके टोटल में से इसका कैरी डाउन माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट से फिनिश गुड निकलती है और फिनिश गुड के टी अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलती है। हाँ, आपके जहन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर फर्ज करें अगर वो ऊपर वाले सवाल में कहता कि 100% गुड्स फिनिश हो गई, तो फिर इसका मतलब है जो 1,59,000 है मैं पूरा का पूरा फिनिश गुड में डाल देता, बैलेंस होता ही नहीं। ऐसी अगर यहाँ पे भी फिनिश गुड का कोई एंडिंग बैलेंस नहीं आता तो जो टोटल यहाँ पर है वही सारा का सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता। तो बेटा यहाँ तक जो है वो हमने अपनी एंट्रीज पूरी कर ली। अब उसके बाद जो हमने एक लास्ट क्लास में काम नहीं किया था वो मैं आपको अब करा रहा हूँ, और वो क्या है, एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फॉर्मेट वाले पेज पे। हाउएवर इस वाले सवाल में इसने एडजस्टिंग नहीं पूछी, सिर्फ क्लोजिंग पूछी है। लेकिन हम एक काम ये करते हैं कि हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ बना लेते हैं। पहली बात तो बेटा एक बात जहन में रखिए
कि एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए और क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए, एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए और क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए, दोनों एंट्रीज बनाने के लिए हमें एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस टी अकाउंट का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड यानी FOH। अब एक बात याद रखिए कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो ये वाली साइड होती है डेबिट, इसको हम कहते हैं कि ये एक्चुअल है, और जो ये वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं ये अप्लाइड है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो डेबिट में पाए जाते हैं वो एक्चुअल होते हैं और जो क्रेडिट में पाए जाते हैं वो अप्लाइड होते हैं। मेरी कोई भी बात अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को ही रिवाइंड करके 2 3 4 मरतबा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, FOH के कोई बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड का होगा। FOH का कोई बैलेंस नहीं होगा, ये डायरेक्ट एंट्री से उठाएंगे। ये देखिए सबसे पहले FOH डेबिट है 3000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 3000। फिर इसके बाद FOH डेबिट है 6000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 6000। इसका रेफरेंस लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना तो रहने दीजिए, कोई मुजायका नहीं है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है कितने से 53,000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 53,000। फिर इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट है कितने से 60,000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 60,000। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें। क्लियर है? अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड का उसूल ये है कि ये इसकी ये साइड भी ज़्यादा हो सकती है, वो साइड भी ज़्यादा हो सकती है, कोई सी भी साइड ज़्यादा हो सकती है। क्लियर? तो अभी हमें यहाँ पे ये वाली साइड ज़्यादा नज़र आ रही है, 53 और 6 59, 59 और 3 62। तो जो भी साइड ज़्यादा है आप उसको टोटल कर लीजिए। ये लिखा मैंने यहाँ पे 62,000। अब देखिए यहाँ पे 62 है और वहाँ पे 60 है, हो सकता था कि वहाँ पे 62 और यहाँ पे 60 हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी साइड ज़्यादा है। अब आप इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो ये इसका डिफरेंस बना कितना 2000। तो बेटा एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए आप इस डिफरेंस को क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये जो फ़र्क आया ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट करना है। अब असल बात ये है कि सर आपने हमें फॉर्मेट में 2 एडजस्टिंग एंट्री बनवाई हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इधर एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 बनेगी या 2 बनेगी, यानी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। तो आप मुझे बताइए आपने फैक्ट्री ओवरहेड के किस साइड पे एडजस्टमेंट की है, क्रेडिट साइड पे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एंट्री बनाएंगे इसमें FOH को क्रेडिट करेंगे 2000 और डेबिट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर यही हम 2000 यहाँ पे एडजस्ट करते यानी वो साइड ज़्यादा होती, ये कम होती, तो फैक्ट्री ओवरहेड को मैं डेबिट कर देता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देता, दोनों में से कोई एक बनेगी। हाँ, क्लोजिंग एंट्री क्या है ये इंटरेस्टिंग है। अब आपने ये तो समझ में आ गया ये एक्चुअल है और ये अप्लाइड है। अब एक और बात सुन लीजिए, अगर अप्लाइड वाली साइड कम हो तो उसको हम बोलेंगे अंडर अप्लाइड, एक्चुअल वाली साइड ज़्यादा हो, एक्चुअल वाली साइड कम हो तो उसको हम बोलेंगे ओवर अप्लाइड, अप्लाइड वाली साइड कम हो तो अंडर अप्लाइड, एक्चुअल वाली साइड कम हो तो ओवर अप्लाइड। अब आप मुझे बताइए कौन सी वाली साइड कम है, वो वाली साइड कम है यानी अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, यानी हमने सोचा कम, FOH लग ज़्यादा गए, तो इसलिए अप्लाइड अगर कम होंगे तो हम बोलेंगे कि ये अंडर अप्लाइड है। तो अब आपकी आसानी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर अप्लाइड, यानी वो जो 60,000 क्रेडिट साइड पर है, सॉरी ये जो जहाँ पे मैंने इसको छोड़िए, ये जो 2000 मैंने एडजस्टिंग एंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा था, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, अंडर अप्लाइड FOH। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एडजस्टमेंट तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री के लिए किया है, लेकिन जो मैंने ये लिखा है ये मैंने क्लोजिंग एंट्री के लिए किया है। अब क्लोजिंग एंट्री का असूल क्या है ये समझ लीजिए। क्लोजिंग एंट्री का तरीकाकार क्या है कि जो क्रेडिट में होता है उसको डेबिट कर देते हैं, जो डेबिट में होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए बता रहा हूँ मैं, तामुल से समझिए, ये 60,000 FOH अप्लाइड हैं, कहाँ हैं, क्रेडिट में, तो क्लोज करने के लिए क्या आ जाएंगे, डेबिट में। तो ये आपने इसकी एंट्री बनाई FOH अप्लाइड डेबिट 60,000। फिर क्रेडिट साइड पे ये 2000 भी है और इस 2000 को मैंने क्या नाम दिया, अंडर अप्लाइड FOH, वो भी क्रेडिट में है, तो ये भी कहाँ आ जाएंगे, क्लोज होने के लिए डेबिट में। कितना, 2000, जबकि ये पूरी साइड 62,000 ये पूरी एक्चुअल है और ये डेबिट में है, तो क्लोज होने के लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। FOH
एक्चुअल 62,000। अब आप जाके देख लीजिए कि क्लोजिंग में कौन सी वाली एंट्री बनी, पहली वाली एंट्री बनी। क्लियर है? तो बेटा ये आपकी आज की क्लास थी सिंपल। आज की क्लास में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट बता दिया जो एंट्री से रिलेटेड है। बस फ़र्क ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि टी अकाउंट बनाते वक्त बिगिनिंग बैलेंस भी होगा, इधर भी और इधर भी हो, कभी होगा कि नहीं होगा, कभी ऐसा भी होगा कि एंडिंग बैलेंस होगा तो कभी नहीं भी होगा। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसको आप देखिए इंशाल्लाह। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।